दुनिया ओ दुनिया कभी तुरलाए। मैं हूँ अफलातून, I sing out of tune। के शहर में आ रहा है हिंदी रूसी सरकार। देख तो इसका बदन कितना सुंदर है। काश मैं मर्द होती तो इसे भगा कर ले जाती। शुक्रिया मेहरबानी मेरे दोस्त दोस्तों, आज अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन की साल 1991 में आई फिल्म शिकारी द हंटर के बारे में, जो उस समय नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों से काफ़ी अलग थी, जिसको इंडिया और रूस ने मिलकर बनाया था। फिल्म में हमें हाथी, भालू और ऐसे बहुत सारे जानवर नजर आए थे। फिल्म की आधे से ज़्यादा शूटिंग रूस में भी हुई थी और उस समय मिथुन का रूस में क्या कुछ क्रेज था, इन सारी बातों के बारे में और फिल्म से जुड़ी तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। चलिए आपको बताते हैं। लेट 80s और अर्ली 90s में बॉलीवुड में एक ऐसा दौर भी आया जब भारत ने रूस के साथ में मिलकर कई फिल्में बनाई। वैसे अगर देखा जाए तो भारत के रूस के साथ में संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारी फिल्मों में भी देखने के लिए मिला। वैसे ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि राज कपूर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक की रूस में कितनी फैन फॉलोइंग थी। यहाँ तक कि उस समय रूस में मिथुन की फैन फॉलोइंग ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहाँ की लड़कियां मिथुन की दीवानी हो गई थीं। और ये क्रेज आया था मिथुन की डिस्को डांसर फिल्म के बाद में, जो ऐसी पहली फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उन दिनों आलम ये था कि जब भी मिथुन रूस जाते थे तो वहाँ की लड़कियां मिथुन को बिल्कुल घेर कर खड़ी हो जाती थीं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इसके कई सालों बाद जब मिथुन एक बार फिर से साल 1991 में आई अपनी फिल्म शिकारी की शूटिंग करने के लिए रूस गए, तो उस समय मिथुन को ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये लड़कियां उनको भूल गई होंगी। लेकिन जैसे ही मिथुन वहां पर पहुंचे तो लड़कियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे लिपटने लगीं। यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब कई रूसी लड़कियों ने मिथुन से बात करने के लिए हिंदी तक सीख ली थी। और इस फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग उस समय रूस में हुई थी, जहां रूस में इसका टाइटल रखा गया था द लॉ ऑफ जंगल। हालांकि ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई थी, लेकिन उस समय फिल्म को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि फिल्म रूस में शूट हो रही थी। इसके अलावा फिल्म की कहानी सर्कस पर आधारित होने वाली थी, तो इसमें हमें हाथी, भालू और ऐसे कई और जानवर नजर आने वाले थे। तो उस समय कैसे इन जानवरों को रूस से भारत लाया गया था और कैसे यहाँ पर इनको ट्रेंड किया गया था। इसके अलावा एक रूसी लड़की उस समय कैसे मिथुन के प्यार में पागल हो गई थी और उनके सामने वो शादी का लाल जोड़ा पहनकर ही आ गई थी। तो फिल्म शिकारी के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प रही। चलिए बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। साल था 1991 का, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और ऐसे में 12 अप्रैल को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है, जिसका उस समय सीधा क्लैश होता है अमिताभ बच्चन की फिल्म अजूबा के साथ में, जो फिल्म भी 12 अप्रैल 1991 को ही रिलीज हुई थी। और इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में खास बात ये थी कि ये दोनों ही फिल्में भारत और रूस ने मिलकर साथ में बनाई थीं। जहां अमिताभ बच्चन की फिल्म अजूबा का डायरेक्शन शशि कपूर ने किया था एक रूसी डायरेक्टर के साथ में मिलकर, तो वहीं फिल्म शिकारी द हंटर का डायरेक्शन भी जाने माने डायरेक्टर उमेश मेहरा ने किया था एक और रूसी डायरेक्टर लतीफ फैजेव के साथ में मिलकर। और उस समय बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों ही फिल्मों का क्लैश हुआ था, जहां इस क्लैश में वैसे तो कोई भी फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन फिर भी अगर कमाई के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म अजूबा शिकारी द हंटर से उस समय ज्यादा चली थी। उन दिनों अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो इसके लगभग एक हफ्ते पहले ही अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म बेनाम बादशाह रिलीज हुई थी और ये सिनेमा घरों में चल रही थी। तो वहीं इन दोनों ही फिल्मों के बाद में अगले ही हफ्ते ये आग कब बुझेगी भी सिनेमा घरों में रिलीज होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब उमेश मेहरा ने रूसी डायरेक्टर के साथ में मिलकर कोई फिल्म बनाई थी। इसके पहले वो 2 और ऐसी फिल्में बना चुके थे। ये दोनों ही फिल्में थीं साल 1980 में आई फिल्म अली बाबा और 40 चोर और दूसरी फिल्म थी सोनी महिवाल। जहां अली बाबा और 40 चोर में हमें धर्मेंद्र नजर आए थे तो सोनी महिवाल में हमें सनी देओल नजर आए थे। इन दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन उमेश मेहरा ने रूसी डायरेक्टर लतीफ फैजेव के साथ में मिलकर किया था और उन्हीं के साथ में उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म शिकारी द हंटर भी बनाई। और पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान इसका आधा क्रू इंडिया का था और आधा क्रू रूस का था। जहां फिल्म की कहानी इसका स्क्रीन प्ले विनय शुक्ला ने रूसी राइटर रॉस्को निकोलाई के साथ में मिलकर लिखा था।
और इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, वर्षा उषा गांवकर, विनोद मेहरा, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी, दारा सिंह और अंजना मुमताज। इनके अलावा हमें इसमें कई और रूसी कलाकार भी देखने के लिए मिले थे, जहां इसमें मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट एक रूसी एक्ट्रेस इरिना कुस्नरेवा को साइन किया गया था, जिनका फिल्म में नाम रखा गया था नताशा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी ये एकमात्र हिंदी फिल्म है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वो भी मिथुंदा की डिस्को डांसर के टाइम से ही बहुत बड़ी फैन रही हैं और इस फिल्म में उन्हें अपने चहेते सुपरस्टार मिथुंदा के अपोजिट काम करने का मौका मिला, जो उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी एस पप्पू ने रूसी सिनेमेटोग्राफर के साथ में मिलकर की थी और वाकई में फिल्म देखते टाइम पर इसके सीन बहुत अच्छे लग रहे थे। इसको ईगल फिल्म्स के बैनर तले परवेज मेहरा ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म को हिंदी और रूसी दोनों ही भाषाओं में रिलीज किया गया था। म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस समय कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इसके 2-3 गाने लोगों को काफी पसंद आए थे, जिनमें से इसका सबसे पॉपुलर गाना था मेरे दोस्त हिंदुस्तानी। इसके अलावा आई लव यू, मैं हूँ अफलाटून, दुनिया में कितने वतन, कोकी कोकी कोकी, दुनिया ओ दुनिया, ईना मीना मीना ओ और जो आता है। जहां इन गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और गानों में आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज, सुदेश भोंसले, सपना मुखर्जी, कविता कृष्णमूर्ति, अनु मलिक और एक गाने में अमरीश पुरी की भी आवाज थी। एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो ये इंडिया और रूस दोनों की तरफ से मिलकर बनाई गई थी, तो इसके बजट के बारे में एग्जैक्ट डिटेल तो हमें कहीं पर नहीं मिल पाई है और मैं आपको इस वीडियो में कोई भी गलत जानकारी देना नहीं चाहता हूं, तो मैं यहां पर इसका एक अप्रोक्सीमेट बजट आपको बता देता हूं। जहां फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए और रूस का कलेक्शन भी अगर मिला दिया जाए तो ये लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास हो गया था। और फिल्म शिकारी द हंटर उस समय इंडिया में तो एक फ्लॉप फिल्म रही थी, लेकिन रूस में इसको एवरेज फिल्म बोला गया था। जहां इंडिया में उस समय इसको लगभग 70 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 30 लाख लोग आए थे और ये इस साल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 23वें नंबर पर रही थी। वैसे 1991 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं साजन, हम, सौदागर, सड़क और फूल और कांटे। और फिल्म शिकारी द हंटर को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। डायरेक्टर उमेश मेहरा के जो पिता हैं परवेज मेहरा, वो 70 के दशक के बॉलीवुड फिल्मों के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं और अक्सर उनके पिता के साथ में उमेश मेहरा भी आते जाते रहते थे और पहली बार वो उज्बेकिस्तान अपने पिता के साथ में ही गए थे, जहां उमेश मेहरा ने कई रूसी कलाकारों को देखा और उनसे उनकी मुलाकात हुई। जहां पहली बार वो रूस के डायरेक्टर लतीफ फैजेव से भी मिले और उनके साथ में मिलकर उन्होंने एक फिल्म बनाने की प्लानिंग की। ये फिल्म बनी साल 1980 में अली बाबा और 40 चोर के नाम से। फिल्म जबरदस्त सफल रही और आगे चलकर इन दोनों ने एक बार फिर से साल 1984 में फिल्म सोनी महिवाल बनाई, जो फिल्म भी अच्छी चली थी। और फाइनली 1991 में इन दोनों ने साथ में मिथुन चक्रवर्ती और नसरुद्दीन शाह को लेकर फिल्म शिकारी द हंटर बनाई। एक्चुअली डायरेक्टर लतीफ फैजेव भी मिथुंदा के फैन थे और उनके साथ में वो कोई फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उमेश मेहरा की अगर बात करें तो उन्होंने मिथुंदा के साथ में बहुत सारी फिल्में बनाई, जिनमें अशांति, अविनाश, जाल, गुरु, मुजरिम और यार गद्दार जैसी फिल्में शामिल रहीं। उमेश मेहरा ने मिथुंदा को जब इस फिल्म की कहानी सुनाई तो ये उन्हें काफी पसंद आई। खासकर से मिथुंदा को ये पसंद आया कि फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग रूस में होने वाली है और वहां पर उनके बहुत सारे फैंस हैं और ये फिल्म हिंदी के अलावा रूस में भी रिलीज होगी, तो उनके फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगी। हालांकि इसके पहले मिथुंदा साल 1987 में कुछ ऐसे ही करतब दिखाने वाली फिल्म परिवार में भी काम कर चुके थे, जिसमें उनके साथ में बंदर और कुत्ते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मिथुंदा को इस तरह की फिल्मों में काम करने का एक आइडिया तो था और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए, जहां इसमें उनके अपोजिट रूसी एक्ट्रेस इरिना कुस्नरेवा को साइन किया गया और फिल्म में उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया गया रशियन ब्यूटी के नाम से और फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें यहाँ पर नाम दिया नताशा। हालांकि ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि आगे चलकर नताशा और भी हिंदी फिल्मों में काम करेंगी, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत थीं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि साल 1991 में फिल्म शिकारी द हंटर रिलीज हुई और साल 1991 में ही USSR डिसॉल्व हो गया, मतलब कई छोटे छोटे देशों में बट गया था और इसके बाद आगे चलकर इंडिया और रूस ने मिलकर किसी भी फिल्म को नहीं बनाया और 1991 में आई फिल्म शिकारी अपने टाइप की आखिरी फिल्म रही। आपको बता दें कि फिल्म में सर्कस के कई सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं और बहुत सारे जानवर भी नजर आते हैं। तो फिल्म में ये सर्कस वाले बहुत सारे सीन इंडिया के बहुत ही फेमस जेमिनी और जंबो सर्कस के हैं,
जिनको केरल के जेमिनी शंकरन ने फाउंड किया था और उनके सर्कस के अंदर कई सीन शूट किए गए थे और उन्होंने जानवरों को भी इसमें ट्रेंड किया था। तो वहीं इसके अलावा फिल्म में सर्कस वाले बहुत सारे सीन हमें रूस में भी देखने के लिए मिलते हैं, जिन सारे सीन्स को मॉस्को सर्कस, ताशकंद सर्कस और रीगा सर्कस में शूट किया गया है, जो कि रूस के बहुत ही फेमस और बहुत बड़े सर्कस हैं। इसके अलावा फिल्म के कई एक्शन सीन यूएसएसआर के उज्बेक स्टूडियो में भी शूट किए गए हैं। तो वहीं इंडिया में फिल्म के कई सीन नटराज स्टूडियो में, दिल्ली के चिड़ियाघर में और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर शूट किए गए हैं। वैसे आपने फिल्म शिकारी में एक ट्रेंड भालू को जरूर देखा होगा, जो हमें फिल्म के कई गानों में और सीन्स में नजर आता है, जो कि एक लेडी भालू थी जिसका नाम मीसा था और इसको स्पेशली रूस से इंडिया फिल्म की शूटिंग के लिए लाया गया था। मीसा को रूस के मॉस्को सर्कस से इंडिया लाया गया था और यहाँ पर मीसा ने फिल्म के कई सीन किए थे। अब चूंकि वो एक ट्रेंड भालू थी, इस वजह से फिल्म के हिसाब से उसको जो भी सीन बताए जाते वो उसको वैसे ही कर लेती। लेकिन चूंकि भालुओं की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और मीसा ने जब यहाँ पर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली और उसको दोबारा से रूस के सर्कस में भेजा जाना था, लेकिन वहाँ भेजे जाने के पहले मीसा वहाँ की सारी चीजें भूलने लगी थी। आलम यह था कि मीसा को डेली नए करतब सिखाने पड़ते और उसको वही नए करतब बस याद रहते, पुराने करतब वो भूल चुकी थी। एक्चुअली वो काफी बूढ़ी भी हो गई थी और उसको डेली नए करतब सिखाने में काफी पैसा और समय भी बर्बाद हो रहा था। तो उसको पिंजरे में बस ऐसे ही बंद करके रखा गया था। लेकिन जब ये बात मिथुंदा को पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और चूंकि मिथुंदा को कुत्तों और जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था, तो मिथुंदा ने यह डिसाइड किया कि इस भालू को वो अपने पास में रखेंगे। और फिल्म की शूटिंग के बाद में मिथुंदा ने इस भालू को अपने पास में ही रख लिया था और इसका पूरा भरण पोषण वही करने लगे थे। फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में हमें विनोद मेहरा भी नजर आते हैं। एक्चुअली आपको बता दें कि ये विनोद मेहरा की मृत्यु के बाद फिल्म रिलीज हुई थी। उनकी साल 1990 में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस समय तक विनोद मेहरा ने फिल्म के ये सीन शूट कर लिए थे। हालांकि फिल्म के लिए अपनी आवाज को डब नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनकी आवाज को किसी और ने डब किया था। और अगर आप इसमें विनोद मेहरा की आवाज को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उनकी आवाज नहीं है। इसके अलावा हमें इसमें मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट इंडियन एक्ट्रेस वर्षा उषा गांवकर भी नजर आती हैं और उनका ये मानना था कि फिल्म में मिथुंदा के अपोजिट दूसरी एक्ट्रेस एक रूसी लड़की है जिसको इंडिया में कोई नहीं जानता है। इस वजह से वर्षा उषा गांवकर को काफी लोग नोटिस करेंगे, इसी वजह से उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी। लेकिन फाइनली जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई और इसके पोस्टर से रिलीज किए गए तो वर्षा उषा गांवकर से ज्यादा रूसी एक्ट्रेस नताशा की बड़ी बड़ी फोटोज पोस्टर्स पर लगी हुई थीं, जो देखकर उस समय वर्षा उषा गांवकर को ये लगा कि उनसे ज्यादा क्रेडिट तो इस रूसी एक्ट्रेस को दिया जा रहा है और वो इस बात को लेकर काफी नाराज रही थीं। इसके अलावा फिल्म में हमें गुलशन ग्रोवर भी नजर आए थे और उनको फिल्म में काफी मोटा रखा गया था। एक्चुअली पहले इस रोल के लिए मेकर्स ये चाहते थे कि या तो इस रोल में अमजद खान को साइन करें या फिर शम्मी कपूर को साइन करें, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस रोल में वो किसी मोटे आदमी को साइन करना चाहते हैं। इसी वजह से अमजद खान या शम्मी कपूर को वो साइन करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बात गुलशन ग्रोवर को पता चली तो वो तुरंत उमेश मेहरा के पास में गए और उन्होंने कहा कि वो इस किरदार के लिए मोटे गेटअप में आ जाएंगे, जहां तुरंत गुलशन ग्रोवर को कुछ मोटा दिखने वाले कपड़े पहनाए गए थे और उनका यही लुक हमें पूरी फिल्म में नजर आता है। तो वहीं पहले इसमें मेन विलेन के तौर पर शरद सक्सेना को साइन किया जा रहा था, यहां तक कि उनसे पूरी बात भी हो गई थी। लेकिन एन मौके पर उमेश मेहरा को ये लगा कि फिल्म में विलेन के तौर पर किसी बड़े एक्टर को साइन करना चाहिए, तो उन्होंने शरद सक्सेना की जगह पर फिर अमरीश पुरी को साइन किया। और इस बात को लेकर शरद सक्सेना उस समय काफी गुस्से में रहे थे कि एंड मौके पर उन्हें फिल्म से बिना किसी रीजन से बाहर कर दिया गया। जिस समय फिल्म शिकारी की शूटिंग चल रही थी उसी समय फिल्म हम की शूटिंग भी हो रही थी और उस समय पहले फिल्म हम में गुलशन ग्रोवर को भी एक रोल के लिए अप्रोच किया गया था और गुलशन ग्रोवर इसको लेकर काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन के साथ में उनकी पहली फिल्म होने वाली थी। लेकिन उन्हीं दिनों गुलशन ग्रोवर फिल्म शिकारी की शूटिंग के लिए रूस गए हुए थे, जिससे कि वो फिल्म हम के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे और ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्म हम को छोड़ना पड़ गया था। वैसे यहाँ पर अमिताभ बच्चन की फिल्म हम का जिक्र हुआ ही है तो हम से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा याद आता है। जब फिल्म शिकारी में एक गाना रखा गया था मैं हूँ अफलातून, और इस गाने में हमें कई पुराने हिंदी गाने सुनने के लिए मिलते हैं, जैसे बाबूजी धीरे चलना, और इसी गाने में हमें फिल्म हम का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे भी सुनने के लिए मिलता है, जो फिल्म भी इसके कुछ महीने पहले ही 1991 में रिलीज हुई थी। जिस समय मिथुंदा और फिल्म की बाकी यूनिट रूस में अपने हिस्से की शूटिंग करने के लिए पहुंचे थे, उस समय रूस में मिथुन चक्रवर्ती को देखने के बाद एक रूसी लड़की उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई थी। वो मिथुन चक्रवर्ती की बहुत बड़ी फैन थी और उनसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनको करीब से देखने के बाद वो उनकी और दीवानी हो गई। यहाँ तक कि रूस के जिस होटल में मिथुन चक्रवर्ती रुके हुए थे उस होटल के रूम का नंबर भी कहीं से उस लड़की को मिल गया
और उसने मिथुन चक्रवर्ती के रूम में फोन किया। फोन मिथुन चक्रवर्ती ने उठाया और उसने बोला, अपनी खिड़की खोलकर आप बाहर देखिए। तो मिथुन चक्रवर्ती ने तुरंत अपनी खिड़की का पर्दा उठाया और बाहर देखा तो रोड पर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे लाल जोड़ा पहने हुए बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई एक लड़की खड़ी हुई थी और वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। मिथुन दा ने उसको ऐसे देखा और तुरंत अपने कमरे से बाहर सीढ़ियों से उतरकर रोड पर चले गए और अपने साथ उसे होटल में ले आए, जहां पर कई लोगों ने मिथुन दा के साथ में उस लड़की को देखा और बाद में वो लड़की मिथुन दा के इतने करीब आ गई कि अब मिथुन दा जहां पर भी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते वो लड़की बिना किसी रोक टोक के वहां पर जा सकती थी और ऐसा करने के लिए उसको मिथुन दा ने ही परमिशन दे दी थी। इस वजह से मिथुन दा के बॉडीगार्ड भी उसको मिथुन दा के पास में आने से नहीं रोकते थे। खैर, फिल्म का जब एक शेड्यूल रूस में पूरा हो गया तो मिथुन दा ने उस लड़की से वादा किया कि वो अपने दूसरे शेड्यूल में आकर उससे फिर मिलेंगे और इतना बोलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती रूस से इंडिया वापस आ गए थे और जब वो दोबारा से अपने दूसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस गए तो इस बार मिथुन चक्रवर्ती अकेले नहीं थे, बल्कि इस बार साथ में उनकी पत्नी योगिता बाली भी गई थीं। और जब मिथुन दा के इस डाई हार्ड फैन को पता चला कि मिथुन दा फिर से रूस आए हैं तो वो दोबारा से उनसे मिलने के लिए गई। हालांकि इस बार मिथुन दा की पत्नी योगिता बाली साथ में थी, इस वजह से उन्होंने इस लड़की को बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी फिल्म की शूटिंग के लिए जहां जहां मिथुन चक्रवर्ती जाते वो उनके साथ में फिल्म की शूटिंग देखने के लिए चली जाती। और उस समय हर जगह पर उस लड़की को देखने के बाद मिथुन दा की पत्नी योगिता बाली को शक हुआ और उन्होंने मिथुन दा से पूछा कि ये लड़की कौन है और ये हर जगह तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है। तो मिथुन दा ने बोला कि ये मेरी डाई हार्ड फैन है। खैर, आपको बता दें कि जब तक मिथुन की शूटिंग रूस में चलती रही वो लड़की हर जगह मिथुन की शूटिंग देखने के लिए जाती ही रहती थी। और फिल्म की जब फाइनल शूटिंग कंप्लीट हो गई तो मिथुन दा एक बार फिर से उससे ये बोलकर आए कि वो दोबारा से रूस आएंगे तो जरूर मिलेंगे, लेकिन इसके बाद उससे मिलने का मौका कभी मिल ही नहीं पाया। इसके अलावा वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म को काफी अच्छे से शूट किया गया था, लेकिन इसके कई सीन्स में हमें मिथुन दा के बॉडी डबल साफ साफ नजर आते हैं। जैसे मिथुन दा का जो एंट्री सीन था और जो गाना था मैं हूँ अफलातून, इस गाने के एक सीन में अगर आप देखेंगे तो मिथुन दा उल्टे होकर साइकिल चलाते हैं और यहाँ पर हमें उनका चेहरा दिखाई देता है, जो कि साफ साफ आप समझ सकते हैं कि मिथुन दा का नहीं है, उनका बॉडी डबल है। इसके अलावा फिल्म के कई सीन में हाथी के लिए भी ऐसा ही यूज किया गया था, जहां फिल्म के एक सीन में अमरीश पुरी को एक हाथी को गोली मारनी थी और यहाँ पर हाथी हमें नीचे गिरता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर यह हाथी नहीं था बल्कि एक काले कलर की गठरी बांधी गई थी। वैसे आपको बता दें कि शिकारी के नाम से एक फिल्म साल 1984 में संजीव कुमार और रीना रॉय के साथ में बन रही थी, जिस फिल्म की शूटिंग तो स्टार्ट हुई थी लेकिन आगे चलकर ये फिल्म बंद हो गई थी। और 1991 में मिथुन दा की फिल्म शिकारी के बाद आगे चलकर गोविंदा और करिश्मा कपूर की भी एक और फिल्म शिकारी के नाम से बनी थी। इसके अलावा इसमें जितने भी रूसी कलाकार काम कर रहे थे वो अपनी रूस की भाषा में ही डायलॉग्स बोल रहे थे, लेकिन उनको बाद में हिंदी में डब किया गया था। तो सेम इसके उल्टा रूस में किया गया था। जितने भी कलाकार रूसी में डायलॉग बोल रहे थे उनके डायलॉग्स तो एज इट इज थे, लेकिन उनके अलावा हिंदी बोलने वाले सारे एक्टर्स के डायलॉग्स को रूसी भाषा में डब करके रिलीज किया गया था। इसमें हमें मीसा नाम की जो भालू नजर आती है उसको जाने मानी ट्रेनर मरियाना ने ट्रेंड किया था। तो वहीं इसमें हमें जो डांस करता हुआ हाथी नजर आता है वो एक्चुअली शंकरन के जेमिनी सर्कस का हाथी था और उन्हीं ने इसको ट्रेंड किया था। जो सर्कस के कई जानवरों को ट्रेंड करते थे, जेमिनी और जंबो सर्कस उन्हीं का है और आगे चलकर 2023 में उनकी मृत्यु हो गई है। खैर, उस समय मिथुन दा की इस फिल्म से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। यहाँ तक कि रूसी लोग भी 80 के दशक के आखिरी में हिंदी फिल्मों से ज्यादा रूसी फिल्में देखना पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे हिंदी फिल्मों का क्रेज रूस में दिन पे दिन खत्म होता गया। और शिकारी और अजूबा के अलावा 90 के दशक की कोई भी ऐसी फिल्म नहीं रही जो कि रूस में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही हो। इसके अलावा फिल्म के कई सीन इंडिया में तो कई सीन रूस में शूट किए गए थे और इनको ऐसे मिक्स किया गया था जैसे ये एक ही सीन हो, लेकिन यहाँ पर ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ समझ में आता है कि ये अलग अलग सीन हैं। जैसे एक सीन में ये ट्रेन रुकती है और नताशा मीसा भालू को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती हैं, तो यहाँ पर बीच बीच में हमें चिड़ियाघर के सीन देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे जानवर चिड़ियाघर के ही थे जिनको ऐसे मिक्स करके दिखाया गया था जैसे कि ये उनके सामने ही हैं। तो वहीं इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती और नताशा के नदी में नहाने वाला भी एक सीन था, जिस सीन में आप देखेंगे कि पहले ये जो नदी हमें दिखाई जाती है ये इंडिया की ही थी और यहाँ पर पानी काफी गंदा था, लेकिन जब इस नदी के अंदर के सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं तो ये किसी नदी के अंदर के सीन नहीं थे बल्कि स्विमिंग पूल के अंदर के सीन थे। और यहाँ पर आप ये बात इसके पानी को देखकर भी समझ सकते हैं कि ये कितना साफ पानी था। तो इस तरह से कई और सीन ऐसे शूट किए गए थे जिनको इंडिया और रूस में अलग अलग शूट किया गया था, लेकिन मिक्स करके एक ही सीन बना दिया गया। मैंने ये फिल्म बहुत पहले देखी थी और मुझे याद है कि जब मैंने अपने दोस्तों के साथ में ये फिल्म देखी थी तो उस समय मुझे ये अच्छी लगी थी।
खासकर से इसका एक सीन मुझे आज भी याद है, जब ये रूसी लड़की नताशा नदी में नहाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारती हैं। देख तो इसका बदन कितना सुंदर है। काश मैं मर्द होती तो इसे भगा कर ले जाती। तो भाई ये देखने के बाद तो हम सारे दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली शायद इस तरह का सीन हम लोगों ने उस समय पहली बार देखा था, इस वजह से ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा। खैर, ये थी फिल्म शिकारी द हंटर से जुड़ी हुई मेरी मेमोरी। आप लोगों ने ये फिल्म कहाँ पर देखी थी और आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप में से किसी ने उसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।